बारूद के ढेर पर अफगानिस्तान क्या भारत के लिए भी बदल गए हैं सुरक्षा के आयाम? यह मेरा आज का सवाल है और इस चर्चा में मेरे साथ चार मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, सुरक्षा मामलों के रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जानकार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ दूसरे मेहमान अशोक सज्जनहार जी जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं अशोक सज्जनहार जी, वैश्विक मामलों पर, कूटनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दो और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ प्रोफेसर श्रीराम चौलिया जुड़े हैं, वैश्विक मामलों के, रणनीतिक मामलों के जानकार, और राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी वैश्विक मामलों के, वैदेशिक मामलों के जानकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, ये जो स्थिति है, जिस तरह से अगर इस्लामिक स्टेट इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए आ गया है, तालिबान और इस्लामिक स्टेट के जो रिश्ते हैं वो हम देख रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं, ऐसे में पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो वास्तव में बारूद के ढेर पर बैठ गया है। और अभी तक ऐसा नहीं है कि इससे पहले अफगानिस्तान में बम धमाके नहीं होते थे, आतंकी हमले नहीं होते थे, लेकिन अब तो वो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए एक वो ऐशगाह बन गया। जी हाँ, वो यही बात है ना कि अफगानिस्तान में पहले भी आपको याद होगा 80 के दशक में सैकड़ों देशों से जिहादी वहां पे जाकर उन्होंने वहां पे शहादत के नाम पर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई की। और उसके बाद 90 के दशक में भी सिविल वॉर, गृह युद्ध चला, तब भी कई देशों के अरब आते थे। पाकिस्तानी तो हैं ही, पाकिस्तानी तो हजारों की संख्या में बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर हैं और वहां पे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, तालिबान का साथ भी दे रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी तालिबान ऐसे भी हैं जो कि आईसिस के साथ भी मिले हुए हैं। बल्कि इस्लामिक स्टेट जो है खुरासान, ये उत्पन्न हुआ है पाकिस्तानी तालिबान से जो सरहद के उस तरफ से हैं। तो और उसके जो गढ़ हुआ करते हैं पहले पूर्वी अफगानिस्तान में हुआ करते, जैसे नंगरहार प्रोविंस है, बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई। लेकिन काबुल के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे आत्मघाती हमले किए हैं और ये आज जो हुआ लगता है उन्हीं का कारनामा है। और इससे साफ है कि तालिबान पूरे नियंत्रण में नहीं है। अब कई विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान के अंदर भी गुट हैं, और क्योंकि ये छापेमार करते थे पिछले 20 सालों से पहाड़ों के अंदर से, अब जो उन्हें प्रशासन का जो बागडोर संभालना है, ये एक अलग किस्म की चुनौती है उनके लिए, क्योंकि उनमें उतना तजुर्बा नहीं है चलाने का। और लग रहा है कि ये तालिबान के लिए, जैसे अशोक सज्जनार जी कह रहे थे कि उनके लिए ये बहुत अपमानजनक है कि वो कहते हैं कि हमने तो पूरे देश पे अब कब्जा कर लिया, लेकिन काबुल में बिल्कुल शहर के बीच में एयरपोर्ट के इलाके में जहां पर इतने सारे इन्होंने अपने तैनात किए थे, उसके बावजूद आत्मघाती हमला। इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान पे पूरा नियंत्रण कोई भी ऐसी शक्ति नहीं कर पा रही है। और ये जहां अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेजाइल स्टेट, मतलब जैसे यही हालत अभी भी बरकरार है। और मुझे लगा जैसे पंशेर में भी आपने, आपके रिपोर्टर ने बताया, वहां पर विरोधी बागी हैं और जो कि तालिबान का मुकाबला करेंगे। बागलान प्रोविंस में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान जीत चुका है या पाकिस्तान जीत चुका है। मुझे लगता है कि ये जो जिहादी, ये जो राक्षस अभी निकला है और जिसका आज हमने मुजाहिरा देखा, ये पूरे प्रांत में फैल सकता है। और आईएस की बात करें अशोक जी, तो ये इसकी जो प्रेरणा है, ये भटके हुए युवकों को जिहाद के रास्ते पर लगाता है। और ये जरूरी नहीं है कि सीधा इनका संपर्क हो दुनिया भर में सेल्स के साथ। ये अपने आप ही, जैसे कहते हैं, अपने आप ही ये लोग उग्रवाद की तरफ बढ़ जाते हैं, आईसिस का उदाहरण देखकर। तो ये जो हमला इन्होंने किया है, इसके देखिए क्या क्या निहितार्थ होंगे। क्योंकि भारत में, हमारे यहाँ पे भी आप जानते हैं, अंदरूनी सुरक्षा के मामले में हम सचेत रहे हैं कि आईसिस के ज्यादा विचारधारा ना फैले। कश्मीर वादी में हुए हैं, केरल में खासतौर पे बहुत सारे में हुए हैं कई मामले, बहुत सारे युवा, भटके हुए युवा सीरिया और इराक तक जाकर आए हैं। तो इसके बहुत सारे देखिए दुष्परिणाम होंगे। और कश्मीर में तो वैसे भी हम पहले से ही चिंतित हैं। जैसे आपने कहा कि तालिबान अगर पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर दोबारा एक इंसर्जेंसी शुरू करने की कोशिश करें वादी में, वो है। लेकिन आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी की बात आज जयशंकर साहब जब दूसरे राजनेताओं से मिले थे,
तब भी ये चिंता जताई गई थी कि आंतरिक सुरक्षा पर भी हमें ध्यान देना होगा, केवल सरहदी सुरक्षा पर नहीं, क्योंकि आईसिस ये जो फैक्टर हैं ये दिमागों के साथ खेलते हैं और इसका प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, ये वहां पर एक धमाका कर दे और यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रेरणा लेकर आत्मघाती हमलावर बन सकता है। तो हमें ये जो नाजुक दौर है अशोक जी, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके जरिए इन सारे जितने भी आईसिस विचारधारा रखने वाले हैं उन सब का घेराबंदी करके हमें श्रीराम चौलिया जी, मैं यही जानना चाहूँ कि ये जो है ये भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती भी है इस वक्त, इस जो माहौल है कि भाई किस तरह से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि देश में मोटे तौर पर तालिबान के खिलाफ जिस तरह से तालिबान की हरकतें हैं, देश में मोटे तौर पर तालिबान के खिलाफ एक जन माहौल है। लोग नहीं चाहते कि इस तरह का संगठन जो महिलाओं को जो है सेक्स स्लेव बनाता हो, घर में घुसकर औरतों को उठा लेता हो, कहता हो कि अपनी बच्चियां जो हमारे हवाले कर दो, जो है बंदूक के अलावा किसी को समझ नहीं आता हो। तो ये भारत के सामने कूटनीतिक तौर पे भी चुनौती रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया के कई मुल्क जो हैं, मान लीजिए रूस या फिर बाकी चीन जैसे देश जो हैं, तालिबान को अगर मान्यता दे देते हैं तो भारत के सामने भी एक कूटनीतिक चुनौती रहेगी कि कैसे इससे निपटा जाए। जी देखिए, असमंजस की स्थिति तो है, क्योंकि एक तो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र हुआ है, 500 के करीब हमारे वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं और हम चाहेंगे कि हमारा जो दूतावास है वहां पर फिर खुले और ताकि एक प्रेजेंस रहे हमारी जमीन पर, उसी से प्रभाव हम दोबारा ले सकते हैं, वरना पाकिस्तान के हाथों पूरा इलाका उन्हीं के हाथों हो जाएगा, ये तो हमें हरगिज मंजूर नहीं होगी। तो एक तरह की इनके साथ कुछ हद तक बातचीत तो करनी पड़ेगी अगर एक सरकार बनती है जो भी है। तो मान्यता तो खैर उसमें मेरे ख्याल से हम समन्वय बनाना चाहेंगे अन्य देशों के साथ, पश्चिमी देश हो, लोकतांत्रिक देश हो, खासतौर पर चीन और रूस भी। देखिए किसी ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है, ना ही कोई सरकार की घोषणा हुई है वहां पर, अभी ट्रांजिशन का फेज है। तो जयशंकर जी ने यही कहा है कि हम कड़ी नजर रख रहे हैं उस पर, पैनी नजर, और निर्णय लिए जाएंगे जब समय अनुकूल हो। लेकिन इस दौरान हमारे जो नागरिक हैं वहां उनका बचाव हम कर रहे हैं, देवी शक्ति बहुत कामयाब हुई है अब तक। और दूसरा मैं कहूंगा कि व्यावहारिक भी रहना पड़ता है। देखिए कूटनीति में हम हमेशा कहते हैं, अब जैसे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ कुछ महीनों पहले, फौज आ गई वहां पर, अभी फौजी हुकूमत चल रही है, काफी दमनकारी है, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से सारे रिश्ते तोड़ दें उस देश के साथ। तो देखिए अफगान, जैसे सज्जनार जी कह रहे थे कि अफगान जनता में भारत के प्रति जो प्रेम है, जो आदर है, उसे अगर हमें बनाए रखना है तो किसी तरह वहां पर हमें प्रेजेंस रखनी होगी, और इसका आश्वासन अगर हमने दे ये लोग अफगान की जनता की अगर बात करें तो अफगान की जनता के जो तमाम रिएक्शन है, जिस तरह से वहां हजारों की तादाद में लोग अपना मुल्क छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, अफगान की जनता तो तालिबान को लेकर के वो बहुत आशंकित है, उनके मन में तो तालिबान को लेकर कोई सद्भावना दिखती नहीं है। जी उसके खिलाफ देखिए, वही मैं कह रहा था कि लोग नाखुश जरूर हैं, और ये जो विजय प्राप्त की है तालिबान ने, और आईएसआई जो रावलपिंडी में बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, जिहाद की ये जीत जो बता रहे हैं, ये मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई स्थायी है। और अफगानिस्तान की इतिहास पे आप नजर रखें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके पूरी तरह इस पर नियंत्रण या काबू पा सका है। तो लेकिन भारत का क्या रवैया होना चाहिए? तालिबान कह रहा है आप तटस्थ रहिए, आप लोग हमारे अंदर जो विवाद है अफगानों के अंदर, उसमें आप पक्षपात मत करिए, आप तटस्थ रहिए। तो हमारी मेरे ख्याल से पेशकश होनी चाहिए, आप भी तटस्थ रहिए पाकिस्तान और भारत के विवाद के बीच में। तो यही एक तरीका हो सकता है, एक बेसिस हो सकता है कि एक समझौता हो मोटे तौर पर, कि वो कश्मीर में कोई दखलंदाजी ना करे, जिहादी ये जो का विष जो है ये ना फैलाए पूरे क्षेत्र में, और बदले में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर एक कॉमन, एक साझा एक रवैया अपनाएंगे। उसे आप मान्यता कहें या कुछ और, लेकिन एक तरह की जो गारंटी हम दें मिलकर
इसी से मेरे ठीक है, ख्याल से उन सब चीजों नहीं अशोक जी, हम हाँ, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करें यहाँ हाँ, पर, तभी जाकर एक भारतीय प्रभाव बना रहेगा ठीक और है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया में कई लोग हैं जो आज इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ने के बावजूद भी नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि वो समझा ही नहीं कि दरअसल इस पूरे मामले की, इस आतंकवाद के पीछे जो है जड़ कौन है। वो लड़ रहा था अफगानिस्तान में, पर जो जड़ थी आतंकवाद की वो दरअसल पाकिस्तान में थी, और इसीलिए 20 साल तक लड़ने के बावजूद अमेरिका आज खाली हाथ है, क्योंकि वो पाकिस्तान को लेकर के उसने अपनी स्पष्ट नीति बनाई ही नहीं, जो कि आतंकवाद का एपिक सेंटर है। डॉक्टर चौधरी 30 सेकंड में जल्दी। अशोक जी, खाड़ी के जो देश हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ही गहरी मित्रता बनाई है, ये बहुत आगे जाकर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस्लाम का तो केंद्र वही है, मक्का और मदीना में है। और इस बारी पिछले बारी के मुकाबले सऊदी अरब तालिबान के पक्ष में नहीं है। तो सऊदी अरब हो, अमीरात हो, इन सब के साथ हमें साझा भी एक, मेरे ख्याल से एक मंच बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो कट्टर इस्लामी ये जो टेंडेंसीज हैं, इन सब पर हमें लगाम डालनी होगी। और एक वैश्विक तौर पर रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उग्रवाद को की काट हमें अन्य इस्लामी देशों जो उदार हैं, जो कुछ हद तक मॉडरेट हैं, उनके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, आईसिस हो या तालिबान। Sriram, first response, your response, how do you decode this response or reaction that has come from Taliban saying that we forgive the commandos, etc., etc., trying to play a victim card here, and also recognizing that they need a global support. They're basically not talking about the bloodshed, the mayhem, the chaos at Kabul airport, but do you think this is more of a soft approach to garner more international support, trying to distance themselves from what is happening in Kabul, what has happened in Kabul, these twin blasts, because they are more concerned about governing, funding, etc.? Yeah, Sakal, I think it's an embarrassment for them. You know, they were coordinating with the US to secure the airport area, and they had many meetings. The CIA director had met with the top Taliban leadership, and in spite of that, they had this, massive attack, which is very much the handiwork of, in the style of ISIS. So I think it's a big blow to Taliban's claim that they are in total control. So they are not in control, and therefore, they are trying to, and I think it shows their vulnerability. I mean, they have not been very triumphant. If you see since marching into Kabul, they have obviously, their core nature is to be abusive and to impose, harsh Islamic, rules and regulations on the society. But if you see, they have not been boastful, and that's because they know that, it's a very, very uncertain time and they have not even declared their so-called Islamic Emirate right away. They have not announced a government. They have not sworn in a cabinet, not yet. So it shows that this is a transition, and they are, I think quite wary of losing control. And that's something, people don't realize it. The way they swept to victory, Sakal, in a very short burst of offensive, in few weeks, people thought that, this is their time, but actually it's not their time. The people of Afghanistan are not happy, and other terrorist groups like ISIS are not happy. The ethnic minorities are not happy. The women are showing, their full bravery to resist, their extreme misogynistic Sriram, Dr. Sriram, very quickly, 30 seconds, your final comments. We need to wrap up this broadcast. Yeah, this is an epic crisis, and it's not going to settle down quickly. There are many power centers still in Afghanistan. ISIS is now showing its hand, and I think that they're going to be a major spoiler for the establishment of the new government and for law and order and restoration of so-called normalcy. So different levels, like you said, the people of Afghanistan are being, made to suffer. And I think the international community, it's high time that we take a stance, especially counter-terrorism stance. And that's very important, because we had not coordinated well, despite multiple meetings over the last several months, in stopping the regime change. But at least now, after the regime has changed, we must ensure that terror
which is now showing it manifesting in its ugliest form in Yes. suicide bombings, that it should not spread across the region. And that's, I think, a paramount importance for all of us to now coordinate a strong counter-terrorism based conditional approach to the future of Afghanistan. That is what the So if international there are community strong feels. eyes, Ramesh Ramachandran, senior consulting editor, and also Dr. Sriram Cholia, strategic affairs expert, and Lieutenant General Kulkarni. Thank you very much, gentlemen, for joining us on this special broadcast on DD India. Thanks.